हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आया था, तो उसी से सेट नंबर जो है आपका हम 9 तक करवा चुके हैं। आज आपका हम सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं वॉल्यूम 2 से। टोटल इसमें दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे और 15 में से जो है 9 तक आपका हो गया है। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट से जाके देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, ठीक है। और वॉल्यूम 1 भी जो लोग चाहते हैं बनाना, वो वॉल्यूम 1 भी बना सकते हैं। वॉल्यूम 1 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर मास्टर वीडियो उसका देख लीजिए आप लोग। मास्टर वीडियो बना दिए थे हम। उसके बाद अभी इसका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी हम मास्टर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इससे कुछ घंटों में से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप सेट बना लेते हैं ना, और सेट को बनाने के बाद बुक जितना पढ़िएगा ना, बुक में जितना आपको पढ़ के याद नहीं रहेगा, सेट बनाने के बाद अगर उसको रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ आपको उतना याद रहेगा, ठीक है। तो यही एक फ़ायदा होता है सेट का, इसीलिए आप ऐसा ही करें। और बाकी हम चलिए सेट नंबर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 रहा ये। चलिए इसको हम पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो वो संबनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में गांधी जी का यह कथन था, जब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को वायसराय इरविन द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर संबनीय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा गया था ये कथन कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने यह कथन दिया था संबनीय अवज्ञा आंदोलन में, और जब 11 सूत्री मांग किए थे वायसराय इरविन ने उसको क्या कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। संबनीय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व ये जो है कहा था उन्होंने, ठीक है। अब बार बार गलत हो जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और संस्थापक, ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दिया है कि देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, सही है। धर्म सभा के संस्थापक हैं राधाकांत देव, ये सही है। सेवा सदन हृदयनाथ कुचरू, ये गलत है। हृदयनाथ कुचरू ने तो सेवा समिति का स्थापना किया था। सेवा समिति का स्थापना किसने किया था? हृदयनाथ कुचरू ने 1914 में। लेकिन सेवा सदन का स्थापना बहराम जी मालावारी द्वारा मुंबई में किया गया था। बहराम जी मालावारी के द्वारा कहाँ किया गया था? मुंबई में सेवा सदन का स्थापना किया गया था। और हृदयनाथ कुचरू ने सेवा समिति का स्थापना किया था 1914 में। और वेद समाज की बात करेंगे तो वेद समाज आपका है के श्रीधरलू नायडू, बिल्कुल सही है। अगला है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा अस्कंद। जो तराइन का युद्ध हुआ था, कब पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था वो अस्कंद था। कौन था? अस्कंद। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था 1672। कब? 1672 में सतनामी पंथ एवं मुगल में जो फौजदार ताहिर बेग के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो सतनामी पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, सतनामी ने, ठीक है। आगे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीढ़ी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के आक्रमण जो हुआ था, उसका उद्देश्य था भारत पर विजय अथवा उसका प्रतिशोध की भावना भी थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303 से 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी कहाँ? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवास के अवशेष मिले हैं? तो बुजरहोम से। याद रखिएगा, बुजरहोम उत्तर भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर के झेलम नदी में स्थित पुरास्थलों से प्राप्त हुआ था। बुजरहोम से गार्तावास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बुजरहोम से। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे आगे कि किसी सांप्रदायिक पंचांग के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो जैन को 16 अगस्त कब? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। इसमें मुसलमान, यूरोपियों, सिखों, दलितों,
और भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया था, लेकिन जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। किसको किसको शामिल किया गया? मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, दलित और भारतीय ईसाई को, ठीक है, लेकिन इसमें जैन शामिल नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा जो है इसकी शुरुआत कर दी गई बाजीराव द्वितीय के समय। एक्चुअली तृतीय जो मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बाद पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और इस समय बाजीराव द्वितीय का शासन काल था। सी आंसर हो गया। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तु को बहिष्कार को लेकर, बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल मतभेद हो गया। इसका परिणाम ये निकला कि 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो पटना में हुआ था 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में किया गया था, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन, इनका नाम था मोहम्मद फखरुद्दीन, ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद फखरुद्दीन ने। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेट वाइज इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसका क्रम है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, चंपारण सत्याग्रह। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है। मोपला विद्रोह 1921 का है और चौरी चौरा कांड 1922 का है। तो आप तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रम वाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चंपारण विद्रोह हुआ था, फिर जालियांवाला बाग हुआ था, चंपारण, फिर जालियांवाला, फिर मोपला, फिर चौरी चौरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जालियांवाला बाग 1919 को हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 को और चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था। आगे देखिए, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? जो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, ये सभी कुषाण वंश के शासन कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, 78 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था? तो उदंतपुरी बिहार का निर्माण गोपाल ने करवाया था। गोपाल, उदंतपुरी बिहार का निर्माण जो पाल वंश का शासक था गोपाल, इसने 7वीं शताब्दी में करवाया था। निम्न में किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्मवाद, ये सभी की। बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता के अस्तित्व को अस्वीकार के बावजूद भी पुनर्जन्म, कर्मवाद को मानते थे और मोक्ष की अवधारणा भी बौद्ध धर्म में मौजूद थी, मोक्ष की अवधारणा। बेल्लोर विद्रोह किसके समय हुआ था? तो बेल्लोर विद्रोह जो हुआ था वो जॉर्ज वारली के समय, सर जॉर्ज वारली के समय। एक्चुअली 1805 में, 1805 से लेकर 1807 के कार्यकाल में 1806 में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर बेल्लोर विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा कि सर जॉर्ज बोरले का जो कार्यकाल था वो 1805 से 1807 था और इसी में 1806 में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर बेल्लोर विद्रोह हुआ था। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या जो है दोस्तों कितना होगा? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, 4 गो होगा। कौन होगा? 4। फिर से याद कीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आपका पार्थिव ग्रह है। और बात करते हैं, ये पृथ्वी के सदृश होते हैं पार्थिव ग्रह और ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में स्थित है, इसीलिए जो है इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के ये बहुत निकट होते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये जो कथन नहीं है।
0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। और प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर कहलाता है। अगला है 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, गलत है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथि में एक दिन का अंतर होता है। और जो ग्रीनविच देशांतर है ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितने देर का अंतर है? 24 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो ये दोनों गलत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत सागर से गुजरती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई आंसर जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो अग्नेय चट्टान की बात करते हैं पहले कि अग्नेय चट्टान जो होता है दोस्तों, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि अग्नेय चट्टान किससे मिलकर बना होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो याद रखिएगा, जो अग्नेय चट्टान होते हैं वो मैग्मा और लावा के जमने से बनते हैं। और ये आपका हो सकता है, इसमें ग्रेनाइट होगा, बेसाल्ट, पेगामाइट, डायोराइट, ग्रेवो। तो इसमें ग्रेफाइट है एग्जाम्पल में। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अग्नेय चट्टान के उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट है, डायोराइट है, बेसाल्ट है, लेकिन ग्रेफाइड नहीं है। ग्रेफाइड नहीं होगा। ग्रेफाइड हो गया, सिस्ट होगा, ये सभी जो है कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। किसके? कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, महाद्वीप है और सबसे लंबी नदी है, इसे मैच करना है। तो सबसे पहले इसको मैच कीजिए, महाद्वीप और लंबी नदी को। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? यांगसी हो जाएगी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी है। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी बोल्गा है। यूरोप का बोल्गा सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी मर्रे है। और उत्तरी अमेरिका का मिसोरी है। उत्तरी अमेरिका का मिसोरी। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है मेरे को। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है उसको क्रायोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को। और मेसोफाइट कहते हैं, मेसोफाइट जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति होती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उसको मेसोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ये तो हाइग्रो है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं। और लिथोफाइट कहते हैं जो करी चट्टान में उगने वाली वनस्पति होती है, करी चट्टान में, उसको लिथोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला है, रोहतांग है, वारालाचा है, लिपुलेख नहीं है। लिपुलेख दर्रा की अगर हम बात करें तो ये लिपुलेख हो गया, माना हो गया, नीति हो गया। लिपुलेख, माना, नीति तीनों उत्तराखंड में स्थित है, ना कि सिक्किम में। पुराना निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? पुराना नहीं है, पूर्णा। पूर्णा ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है वो ताप्ती की सहायक नदी है। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये ए सेंचुरी का निर्माण करती है, मतलब बनाती है। और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है दोस्तों वो चोलामू झील है। कौन झील है? चोलामू झील है। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, तीस्ता नदी का उद्गम। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राकसताल उत्तराखंड में है। बैरीनाग जम्मू कश्मीर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो भारत के भूमि 51% पर कृषि की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूभाग पर वन और 24% भूमि जो है वो बंजर होता है। तो याद रखिएगा कि 51% पर जो है वो मतलब क्या होता है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। 51% भाग पर 4% पर चारागाह होता है, 21% पर वन है और 24% भूमि ऐसे हैं जो बंजर हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय यानी बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट।
इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुआ था? 1964 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। और बिहार राज्य यानी कि अब झारखंड तब एक ही था, को बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, किसके? सोवियत संघ की सहायता से इसका स्थापना किया गया था। यहाँ पे हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था भिलाई को किया गया था 1955 में। ठीक है, एक मिनट, भिलाई को किया गया था 1955 में। उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का किया गया था 1959 में। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है उसका किया गया था 1956 में। ये तीन याद रखिएगा, भिलाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउर केरला, ये राउर केरला वाला है, ये राउर केरला वाला है, याद रखिएगा, और ये दुर्गापुर वाला है। ठीक है, तो दुर्गापुर वाला 1956 में और राउर केरला वाला 1959 में। ये तीनों का स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में किसका किसका हुआ था देख लीजिए। फोर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था सलेम इस्पात संयंत्र। उसके बाद किया गया था विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का, और उसके बाद किया गया था विजयनगर इस्पात संयंत्र का। तो याद रखिएगा सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र, इस तीनों का स्थापना किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में, तीनों कारखाना का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, अगस्त 1949 में किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, जबकि अन्य सदस्य डी.आर. गॉडविल और पी.के.आर. राव थे अन्य सदस्य। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 97 था और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। इसी योजना के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून तक चलता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई का स्थापना जो है वो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1935 में किया गया था और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में किया गया था और इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड में की गई थी 1602 में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1602 में विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1984 में सबसे पहले जेंडर बजट पेश किया गया और इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजना के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि तय करती है। अगला प्रश्न देख, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1947 में। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था प्रधानमंत्री और तथा गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो गणतंत्रात्मक, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया, गणतंत्रात्मक हो गया, ये सभी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला हम देखते हैं, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? किसको? सहकारी समिति को। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा
97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति का संवैधानिक अधिकार दिया गया और सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 43 का ख जो है वो जोड़ा गया। सहकारी समिति नाम से एक नया भाग जो कि भाग 9 के ख में संविधान में जोड़ा गया, भाग 9 के ख में जोड़ा गया है। आगे है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ये कथन जो है आपका ये शर्त जो है नहीं है। ठीक है, पूछा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है। तो इसमें से जो है ये शर्त आपका होगा, यानी कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% हासिल हो, ये आपका होता है। किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, इसके साथ उसे किसी राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये भी शामिल है उसमें। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी उसमें शामिल है कि उसे लोकसभा में सीटों की संख्या की 2% सीट मिली हो या ये सदस्य अलग अलग 3 राज्यों से चुने गए हों। चौथा कंडीशन एक बार और देख लीजिएगा। चौथा कंडीशन होता है कि कोई दल कम से कम 4 राज्यों का राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ये 4 कंडीशन को वो फॉलो करेगा तब उसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इसमें से जो है कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है, सभी है इसमें से, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया है, अनुच्छेद 338 में किया गया है और ये 5 सदस्यीय आयोग होता है, 5 सदस्यीय, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती है और यह आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, 21 के ए में याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार, 40 में आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन, 44 में नागरिकों के लिए सिविल संहिता और अनुच्छेद 51 में याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवधि। कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो वो 2 राष्ट्रपति थे। 2 राष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल में हुआ है, एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरा थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो 2 राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, नीलम संजीव रेड्डी। बीबी गिरी ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये पहली बार कुछ राष्ट्रपति की जानकारी थी, जो पहली बार था उसे देख लीजिएगा। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? तो 3 तरीकों से भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 विधि बताई गई है। 3 विधि है कि सबसे पहला कि नागरिकता अगर कोई खुद से परित्याग करता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। दूसरा क्या है कि किसी अन्य देश की अगर नागरिकता स्वीकार कर लेता है। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर अगर देशद्रोह वगैरह है तो उसको नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका के विचार, वित्तीय आपात आदि, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान को परिचय पत्र कहा था संविधान का। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य का है? तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है। ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ की जो कुल शहरी आबादी जो है, देश की कुल शहरी आबादी वो कितना है? 13.5%।
शहरी जनसंख्या में दूसरे और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? 5। 5 जो अस्थायी मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है 5, और 10 इसमें अस्थायी मेंबर है जिनके पास वीटो पावर नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। तो सुरक्षा परिषद 5 कौन कौन है दोस्तों? 5 याद रखिएगा, यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन है, उसके बाद फ्रांस है, और एक आपका हो जाएगा चीन, है ना, ये चीन है। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 जो हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और वीटो से तात्पर्य है जो निषेधात्मक वोट से है। यदि कोई सदस्य किसी देश या किसी निर्णय से असहमत है तो वो नकारात्मक मतदान करने अपने वीटो का अधिकार वो प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में। बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड है। रबर बोर्ड आपका केरल में है, रबर बोर्ड। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड जो है गुट्टूर में है। मसाला बोर्ड कोच्चि में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। निम्न में कौन रेशम की किस्में नहीं है? तो मलवरी, ईरी, मूंगा, इनमें से कोई नहीं। सभी आपकी रेशम की जो है वो किस्म है। रेशम उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था, और भारत में जो रेशम की है वो 5 किस्म पाई जाती है। मलवरी हो गया, टसर हो गया, ओक टसर, मूंगा, सिल्क और ईरी। कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। पुटिंग, टी, पुट हॉल, कैंडी, ये सभी शब्द गोल्फ से हैं। गोल्फ खेल जो है वो पहली बार कहाँ खेला गया था? स्कॉटलैंड में खेला गया था। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है मदुमबलाई, इंदिरा गांधी, वेदांतंगल सभी तमिलनाडु में है, लेकिन पाराम्बिकुलम जो है ये केरल में है। पेराम्बिकुलम हो गया, पेरियार हो गया, ये दोनों केरल में है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। अबोहर पंजाब में है, और नोगर बाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है, और यह बांध झारखंड में स्थित है। बात करते हैं झारखंड में तो स्थित है, और यहाँ पे जो है गिरना परियोजना जो महाराष्ट्र में, शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, तिलैया परियोजना जो है दोस्तों तिलैया झारखंड में है, हिंडकल कर्नाटक में है, उकाई गुजरात में है, याद रखिएगा। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसी पर्वत के एक किनारे पर तिरुपति तीर्थ स्थल स्थित है। तिरुपतिनाथ आप लोगों ने सुना होगा नाम, बहुत लोग गए भी होंगे। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया था, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1972 में याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया था। प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, जिसका थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। 2023 का ये थीम है, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया जो है वो परमाणु या अणु का एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किसी विलयन में ठोस पदार्थ को अलग करने की एक पृथक तकनीक है ये। ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं समुद्र जल से नमक को प्राप्त करना, वो क्रिस्टलीकरण की विधि होती है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो अफबाउ के सिद्धांत पर। जो परमाणु के कक्षा को भरने के लिए जो सिद्धांत का उपयोग करते हैं वो है अफबाउ, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रमानुसार होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो परमाणु के कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या करता है, कक्षा के बाहरी में घूमता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कक्षा के न्यूक्लियस में अंदर होता है,
और इलेक्ट्रॉन इसका क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो वही कह रहा है कि जो कक्षाओं में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षाओं में जाता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, निम्न वाले में जाएगा, फिर वहां से निम्न से ऊपर की ओर जाता है वो, है ना। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, कैलामाइन जस्ता का अयस्क है, कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। और टीन का अगर पूछे क्या होता है टीन का, तो टीन का हो जाता है कैसीटेराइट। मैग्नीशियम का क्या होता है, तो मैग्नीशियम का एप्सम साल्ट या फिर कर्नेलाइट होता है। तांबा का हो जाएगा मैलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपाइराइट। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है, तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो निर्भर करती है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन में। किसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन में। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, और किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जो किसी अन्य तत्व के साथ जो बॉन्ड बनाने में सहायक होती है। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो त्वचा हमारा संयोजी ऊतक नहीं है। त्वचा उपकला ऊतक का उदाहरण है। किसका, उपकला ऊतक का। संयोजी ऊतक मानव शरीर का एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, संयोजी। और प्राणियों में संयोजी ऊतक का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, कोलेजन नामक प्रोटीन। संयोजी ऊतक शरीर को ढांचा प्रदान करता है। रक्त, हड्डी, उपास्थि संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपैरिन, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के भीतर अगर हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर के रक्त जो है वो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि फाइब्रोनोजिन के कारण रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है, फाइब्रोजिन के कारण जमता है। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्जिलेट यानी सोडियम अथवा पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। पराश्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को पता लगाने में किया जाता है, घड़ियों के पाठ पुर्जे को साफ करने में किया जाता है, संकेत भेजने में, सभी में पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि 20,000 हज जो है, ऐसे लिख देंगे, 20,000 हज की जो अधिक तरंगे को पराश्रय तरंग कहते हैं। और मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है, इसे सिर्फ जो है वो कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग संकेत भेजन में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ी के पाठ पुर्जे को साफ करने में, गठिया रोग के उपचार में भी करते हैं, और मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है किसी को तो उसका पता लगाने के लिए भी करते हैं। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो थैलेसेमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है और इससे रक्त हमारा प्रभावित होता है, रक्त। यह रोग आनुवांशिक होने के कारण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलता रहता है, और इस रोग से शरीर में जो आरबीसी जो है वो नहीं बन पाता है, जो थोड़े बहुत बन पाते हैं वो केवल अल्पकाल तक ही सीमित रहते हैं, जिसके कारण उन्हें रक्तहीनता के लक्षण प्रकट होते हैं। और यह रोग हीमोग्लोबिन की अल्फा बीटा जो है, हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा श्रृंखलाओं के कम उत्पादन के कारण होती है। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। सॉरी, डी होगा आंसर, डी होगा। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1.52 और वायु का अपवर्तनांक 1.008 की तुलना में अधिक होता है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो किया था वो न्यूटन किए थे। कौन किए थे, न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है ना, जहाँ पे आप g को ले सकते हैं नियतांक, और m1 और m2 पिंडों का द्रव्यमान है, और r जो है आपका ये उनके बीच की दूरी को बताता है, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है यानी g का, वो 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है।
वही आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व याद रखिएगा CHNO, CHNO, CHNO। यूरिया में क्या होता है? C होता है, H होता है, N होता है, O होता है। अब बताइए, देखिए यूरिया का फॉर्मूला देखिए, आप ऐसे ही जान जाइएगा इसमें क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब बताइए इसमें N आया, H आया, C आया और O आया, ठीक है। यहाँ पे C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, उसके बाद N नाइट्रोजन है और O क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें कार्बाइड भी, इसे क्या कहते हैं? इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है और यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीले ठोस पदार्थ है जो स्तनपायी और सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है। इसे कृषि में उर्वरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में किसका संकेत है? तो वायुदाब पाठ्यांक में अगर जो मतलब गिरावट होती है तो वो तूफानी मौसम को प्रदर्शित करता है। तूफानी मौसम को अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना है, धीरे धीरे तो वर्षा की संभावना है। अचानक नीचे गिर गया तो आंधी तूफान की संभावना है और धीरे धीरे ऊपर उठा यानी कि मौसम साफ हो जाएगा। सभी जीवों में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका क्या कहते हैं? कि सभी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वही ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ब्रिक की। और प्रत्येक ब्रिक का नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक पूछे तो वो न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र का। निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। यह पौधा भूमि पर छायादार नम स्थानों पर उगते हैं। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करती है। वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रदीप्त कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य, जलती मोमबत्ती, ये सभी आपका प्रदीप्त हो जाएगा। और कुछ वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, टेबल, कुर्सी, पेन, तो वो सभी क्या हैं? अप्रदीप्त हैं। पारदर्शी, जिससे आप वस्तु को आर पार देख सके। अपारदर्शी, जिसमें वस्तु आपको आर पार नहीं दिखे। पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो याद रखिएगा कॉलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन नंबर ए। पौधे में लचीलापन का गुण अस्थायी उत्तक कैलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है और यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन लाता है और यांत्रिकी सहायता भी प्रदान करता है। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। किसमें? पर्णवृत्त में, एपिडर्मिस के नीचे। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। याद रखिएगा कौन होता है? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इसे किस में होता है? तो ये डीएनए में होता है। याद रखिएगा ये नाइट्रोजनी क्षार एटीसीजी यानी कि एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होता है। अगर वही पूछा जाता आपसे आरएनए में, तो आरएनए में जो है वहाँ आपका यूरासिल हो जाता है साइटोसिन के जगह पे, उसे चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65% जो होता है वो सामान्य शरीर में पाया जाता है, 65%। फिर होता है कार्बन 18%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%। सबसे कम फॉस्फोरस, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सीजियम। सीजियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व है, जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ग्रेफाइट सर्वाधिक वैद्युत चालकता वाला अधातु है। कौन? ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है।
है ना। उसके बाद अगर पूछा जाता है नाइट्रोजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो वो 7 होता है। बोरॉन में पूछा जाए तो बोरॉन में 6 होता है, और बेरिलियम में जो होता है, बेरिलियम में वो 5 होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसको क्या कीजिएगा कि एक टेबल फॉर्म में बना बना के याद कीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के हाथरस हींग को जो है जीआई टैग दिया गया है। ये खाद्य सामग्री है और हाथरस हींग देश विदेश के दाल सब्जी में अपना जायका बिखेरती है। हाथरस में बनने वाले हींग के लिए दूध मतलब रेजिन अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इराक इत्यादि देशों से आयात होता है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 में हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो वैज्ञानिक थे गोपाल कृष्णन, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के संस्थापक थे और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के CSIR के जो है वो पूर्व वैज्ञानिक भी ये रह चुके थे। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस हिपकिंस को। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो लेबर पार्टी के जैसिका अर्डन के स्थान पर यह नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। जो लेबर पार्टी के इससे पहले थे उनका नाम था जेसिंडा अर्डन, और क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। 41वें। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति डेबी हॉकली है और राजधानी कहाँ है न्यूजीलैंड का? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड का डॉलर है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो भारत को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष फरवरी 2023 में भारत को चुना गया है। अध्यक्षता रुचिरा कंबोज करेगी और रुचिरा कंबोज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो बनिहाल कटरा। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग बनाई गई है और यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। यह सुरंग शुम्बर और खारी स्टेशन के बीच बनाई गई। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? तो झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अप्रैल 2023 में राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की है और एयर एम्बुलेंस के जरिए आपात स्थिति में गंभीर जो मरीज होंगे उनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वो है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने या स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ के क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है युवराज फ्रेडरिक हैं। यहाँ की मुद्रा कौन है? डेनिश क्रोन है। इंडियन स्पेनिश पॉलिसी 2023 निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ाना, सभी हो जाएगा। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में सभी को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना। निक्काई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया? तो तीसरा। निक्काई एशिया की प्रमुख वित्तीय अखबार है। इसके अनुसार भारत ने 2022 में जापान को पीछे करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बना। निक्काई एशिया रिपोर्ट 2022 में वाहन की बिक्री जो है सबसे पहले चीन, फिर USA, तीसरा स्थान पे भारत और चौथा स्थान पे जापान। ODF यानी खुले में शौच प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? तो वो पहला जिला बना है आपका वायनाड। वायनाड जो है वो बना है। याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन में 3 स्टार कैटेगरी में ODF प्लस रैंकिंग वायनाड को पहला स्थान मिला है, जो केरल का वायनाड जिला है। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGov अवार्ड मिला है? तो IIT इंदौर।
आईआईटी इंदौर के छात्रों को 2023 को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें गोल्ड मेडल के साथ 1 मिलियन दिरहम का पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि वहाँ की मुद्रा दिरहम है। और छात्रों को यह अवार्ड मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी के हाथों से प्राप्त हुआ है। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष का थीम क्या है? तो कमल है, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय फूल कमल, और लोकसभा कक्ष का थीम जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर आधारित है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि राज्यसभा भवन के कक्ष का थीम क्या है, कक्ष के थीम का, तो कमल है। वही पूछे कि लोकसभा का, तो लोकसभा का याद रखिएगा मोर है। भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने के लिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन टाइप का प्रश्न हो जाता है। अब याद एग्जाम में नहीं याद आएगा अगर पूछा तो। राज्यसभा बड़ा नाम है, राज्यसभा बड़ा नाम है तो कमल भी बड़ा नाम है, ठीक है। और लोकसभा छोटा है, लोकसभा छोटा है, नाम बड़ा मतलब कि काम इसका बड़ा है, ये छोटा आ जाता है, इसके नीचे आता है, निम्न सदन है ये, तो यहाँ पे मोर हो जाएगा, तो इसका नाम छोटा होगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो आप पार्टी को। आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी। बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तें पूरी की और इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की जो है कितनी है? 6 है ना, 6 पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। अगला देखते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया। डोंगरी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है डोंगरी। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेट कोऑपरेट एग्जिट यानी कि CPEACE को मानसेर हरियाणा में स्थापित किया है? तो याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट यानी CPEACE नामक एक नया संगठन स्थापित किया और इसे मानसेर हरियाणा में स्थापित किया। उद्देश्य क्या है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने के आवेदनों को निस्तारित करना, और CPEACE उन कंपनियों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में है जो व्यवसाय बंद करना चाहती है। कलसा बांदुरी परियोजना को केंद्र की मंजूरी के साथ किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? गोवा कर्नाटक, सॉरी यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, गोवा कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक की कलासा बंदूरी परियोजना को मंजूरी दी और इस परियोजना के मंजूरी पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आपत्ति जताई। और इस परियोजना का उद्देश्य महादेई या फिर महादई नदी की जलधारा को मोड़कर उत्तरी कर्नाटक के 4 जिला बेलागावी, धारवाड़, बागलकोट और गडक में पेयजल मुहैया कराना है, जिसके कारण गोवा और कर्नाटक के बीच मतभेद हो चुका है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो रवनीत कौर बने हैं, जो है केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, रवनीत कौर को। अगला हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? आंसर हो जाएगा नालंदा महाबिहार। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा महाविहार परिसर में अंदर सराय टीला के पास भूमि निर्माण गतिविधि के दौरान 2 लघु उन्नत स्तूप की खोज की है। ये दोनों लघु स्तूप भगवान बुद्ध की आकृति को दर्शाता है और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 7 शताब्दी की शुरुआत ऐसे स्तूप मन्नत के प्रसाद के रूप में है कि लोकप्रिय था, जो कि ASIN यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने लघु मन्नत स्तूप को 1200 वर्ष पुराना बताया है। RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला लिया? तो याद रखिएगा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो है RBI ने 2000 रुपये नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया है? टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स, TCS का मतलब, तो 20%।
डी हो जाएगा, सॉरी डी 20%। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई से 20% टैक्स लेने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने बजट 2023 से 24 के भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजना का पहचान पत्र मानने की जानकारी दी? पैन कार्ड को। किसको? पैन कार्ड को। याद रखिएगा कि जो पैन कार्ड है, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी और पैन कार्ड अब सरकारी योजनाओं के लिए एक पहचान पत्र के तौर में काम करेगा। पैन कार्ड अब सरकारी एजेंसी को सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए उपयोग भी किया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही स्थिर मूल्य पर? तो 10.98%, 10.98% है। ऑप्शन नंबर सी 10.98% हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? तो C295। भारतीय वायुसेना में C295 नया एक ट्रांसपोर्ट विमान शामिल होगा और यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IC-76 और AN-32 की जगह लेगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित किया गया? तो फ्रिंजेक्स जो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच फ्रिंजेक्स का आयोजन किया गया है अब मार्च 2023 में। और ये जो आयोजन है ये आयोजन जो है वो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का यशस्वी जायसवाल। कौन है? यशस्वी जायसवाल है। उसके बाद है यहाँ पे आपका दिया हुआ है मैथ का प्रश्न, आप लोग बना लेंगे दोस्तों। आंसर हम बता देते हैं। 96 का आंसर सी हो जाएगा, 96 का 7 वर्ष। और 97 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। और 99 नंबर आंसर हो जाएगा बी 50। 100 नंबर प्रश्न का रीजनिंग दिया हुआ है, आकृति ज्ञात करना है। 26 त्रिभुज है इसमें। कितने त्रिभुज हैं? 26 त्रिभुज आएंगे, सी हो जाएगा आंसर। तो होप सो कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आप लोग जिन्हें नीड है प्लीज़ उनके पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।